गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम लोग संस्कृत में शिक्षण शास्त्र पर आज चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में व्याकरण जो सीटेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक थे व्याकरण के, वो हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसमें शिक्षण शास्त्र में। देखिए, शिक्षण शास्त्र हिंदी का या संस्कृत का, किसी भी भाषा का एक ही होता है। भाषा का शिक्षण शास्त्र अलग अलग नहीं होता है। अब अंतर क्या है? अंतर है भाषा का। वहाँ पे हिंदी शिक्षण शास्त्र जब हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे हम हिंदी में बता रहे थे। यहाँ पे क्या है, संस्कृत में, क्योंकि प्रश्न पूछे जाएंगे किसमें, संस्कृत में पूछे जाएंगे। तो शिक्षण शास्त्र में अंतर सिर्फ भाषा का होता है और किसी चीज का नहीं। यहाँ पे प्रश्न संस्कृत में आते हैं और इसका उत्तर का चयन करना भी आप लोग को संस्कृत में ही है। उसमें क्या हुआ था, हिंदी वाले में भाषा हिंदी रहती है, अंग्रेजी वाले में भाषा अंग्रेजी रहती है। तो संस्कृत शिक्षण शास्त्र में भाषा क्या रहेगी, संस्कृत रहेगी। तो संस्कृत भाषा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे व्याकरण में आप लोग को ये सब चीजें हम बता चुके थे और इसका व्याकरण भी कुछ अलग था, जैसे जिसमें लकार पढ़ना था, लकार के साथ साथ आप लोग को विभक्ति पढ़नी थी, विभक्ति के साथ साथ प्रत्यय पढ़ना था। ये सब हम लोग देख चुके हैं। यहाँ बोलता है संस्कृतम जगतम अति प्राचीना समृद्धा शास्त्रीय भाषा वर्तते, अर्थात संस्कृत जगत की अति प्राचीन, समृद्ध और एक शास्त्रीय भाषा है। संस्कृत वाक मतलब भाषा। देखिए, एक शब्द होता है वाक और एक शब्द होता है वाच। ये दोनों का मतलब होता है भाषा, ठीक है, बोली को ही भाषा यहाँ पे कहा गया है। संस्कृत वाका भारती, सुर भारती, अमर भारती, सुरवाणी, गर्वान वाणी, गर्विणी, देववाणी, देवभाषा, देवी वाका इत्यादि नामा भी प्रसिद्ध। अर्थात संस्कृत भाषा को इन सभी नामों से जाना जाता है। अस्याम, ये अस्या है, ये अस्या भाषायाम विपुल साहित्यम वर्तते। इस भाषा का साहित्य विपुल है, मतलब अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। चत्वारो वेदा, चारों वेद, चत्वार मतलब चार, चारों वेदा, उपनिषदा, आरण्यका, वेदांगः, दर्शनम इत्यादि भी। मतलब संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वो अनंत है। इसमें चारों वेद, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग आदि सभी क्या है, गर्वान भाषिनाम संस्ते। गर्वाणी भाषा का मतलब संस्कृत भाषा में ही है। पतंजलि ने क्या कहा है कि व्यक्तवाची वर्णाम तेसाम इमे व्यक्तवाचः, व्यक्तियों के द्वारा जिस भाषा को व्यक्त किया जाता है उसे ही भाषा कहते हैं। भर्तृहरि ने क्या कहा है, बुद्धम यथार्थ देवम बुद्ध्यार्थ जाति तदानी त दृश्यते, अर्थात बुद्धि जन लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग कर जिस भाषा को बोलते हैं या जिसको आप लोग प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। सुट्स ने क्या कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दारण्य विचारणाम प्रकटनम एवं भाषा। ध्वन्यात्मक शब्दों का विचारणाम प्रकट, ध्वन्यात्मक शब्दों को विचारों के रूप में प्रकट करना क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। तो ये भाषा की परिभाषा विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दी है। अमर सिंह ने क्या कहा, ब्राह्मी तो भारतीय भाषा, गिरवाक वाणी सरस्वती। ब्राह्मणी का मतलब होता है ब्रह्म। अब ब्रह्म मतलब मुख से जो भाषा स्फुरित होती है, निकलती है, वही भाषा कहलाती है। अब भाषा के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ देख लीजिए। भाषा किस धातु से बना है, भाष धातु से। भाष धातु के साथ अच प्रत्यय के योग से क्या बना, भाषा। संस्कृत जगतः अति प्राचीन समृद्ध भाषा वर्तते। ये बातें ऊपर में भी लिखी गई है, यहाँ भी लिखी गई है, ठीक है। अब देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो संस्कृत शिक्षण से उद्देशानी, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है वो चीजें यहाँ पे दी गई है। संस्कृत शिक्षण से उद्देशानी, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है वो यहाँ दिए गए हैं। इसको देखिए, क्या बोला, उद्देश्यम अस्य उद्देश्यम सह बिंदुवस्ति अभिष्ठानाम वास्ति अस्य दिशायाम कार्यम क्रियन्ते यथा उद्देश्यम तद व्यवस्थितम परिवर्तनम यत क्रियायाः प्रयन्ते। उद्देश्यों के साथ अभिष्ट का, अभिष्ट मतलब लक्ष्य को, उद्देश्यों के साथ
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में और सही व्यवस्थित परिक्रम जो होता है वो भाषा का एक उद्देश्य होता है। मान लीजिए कि मुझे कुछ सीखना है, अब मुझे भाषा का ज्ञान ही नहीं है। किसी भी भाषा को हम पढ़ते हैं, किसी भी विषय को हम पढ़ते हैं, उसका उसका रास्ता क्या है? भाषा। अब हम साइंस को ही पढ़ते हैं तो साइंस को पढ़ने के लिए भाषा की आवश्यकता है ना। या तो आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं या फिर हिंदी में पढ़ते हैं। तो किसी भी विषय के केंद्र में क्या रहती है? भाषा रहती, वही बोल रहा। उसके बाद बोला संस्कृत शिक्षण त्रय त्रय मतलब तीन, त्रय का मतलब क्या होता है? तीन मुख्य बिंदु अस्ति। संस्कृत शिक्षण के तीन मुख्य बिंदु होते हैं। कौन कौन सा? पहला है दिशा, दूसरा व्यवस्थित परिवर्तन और तीसरा है क्रिया। तीन दिशा होते हैं। उसके बाद है संस्कृत भाषायाम। देखिए पॉइंट एकदम छोटा छोटा है और आपको बार बार समझा रहे हैं कि इसका शिक्षण शास्त्र और हिंदी भाषा का शिक्षण शास्त्र कुछ अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जब हम प्रश्न करवाएंगे, अभी कुछ एक दो सेट अभी करवाएंगे हम, इसके बाद इसको कुछ देर देख लीजिए, उसके बाद तो समझ में आएगा कि शिक्षण शास्त्र हिंदी भाषा का या संस्कृत भाषा का एक ही है, अंतर सिर्फ भाषा का है। और इतना सरल तो नहीं है कि आपको भाषा सिखा दें, तो लेकिन इसके लिए जो उद्देश्य जरूरी था वो आप लोग को हम बता दिए हैं। संस्कृत भाषा या व्यवहारिक स्वरूप, संस्कृत भाषा का व्यवहारिक स्वरूप क्या है इसको देखिए। व्यवहारिक स्वरूप क्या है? व्यवहारिक स्वरूप में बोला कि भाषाया स्वरूप, भाषा के दो स्वरूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। पढ़ा है ना हिंदी में भी, सेम है। संस्कृत भाषाया विकासा उद्भवे, संस्कृत भाषा के विकास का जो उद्भव हुआ, उत्पत्ति, उसके बारे में क्या मत है? इसके बारे में दो मत है। एक है देवीय सिद्धांत, अर्थात ईश्वरों की कृपा से हुई है, वो कहलाता है देवी सिद्धांत। एक है सांकेतिक सिद्धांत, अर्थात संकेतों के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है, ये सांकेतिक सिद्धांत कहलाता है। संस्कृत शिक्षण अस्य उद्देशानाम निर्धारण समय भूमस्य ध्येय बिंदुवः, संस्कृत शिक्षण के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं उसका निर्धारण करते समय इन बिंदुओं पर ध्यान दें। भूमस्य ध्येय का मतलब होता है इन बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला क्या कहलाता है? ज्ञानात्मक पक्ष, अर्थात कॉग्निटिव डोमेन। विशिष्ट तथ्यानाम ज्ञानम, विशिष्ट तथ्य का माने विशेष तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। मान्यतानाम परंपराणाम च ज्ञानम, मान्यताओं और परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए। सिद्धांतानाम सामान्यकरणम च ज्ञानम, सिद्धांतों और सामान्यकरण का ज्ञान होना चाहिए। विधिनाम परविधिनाम च ज्ञानम, विधि और उसके अंतर्गत जो विधि होती है, विधि के विधि को प्रविधि कहा जाता है। विधि और उसके प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए। यह क्या कहलाता है? ये सभी किस में ध्यान देना जाता है? ये ज्ञानात्मक पक्ष में ध्यान देना चाहिए। ज्ञानात्मक शिक्षणों, उसके बाद है ज्ञानात्मक शिक्षकों उद्देशानाम वर्गीकरणम। ज्ञानात्मक शिक्षण का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने रूपों में किया गया? 6। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। ये ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया गया है, ज्ञानात्मक पक्ष को, और उसके अंतर्गत फिर इसका 6 बिंदु दिया गया है। दूसरा था कॉग्निटिव डोमेन, पहला कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन अर्थात भावात्मक पक्ष। अस्मिन् क्षेत्रे अभिवृत्ति, रुचि, प्रशंसा, संबंध, उद्देशानि सम्मिलितानि भवन्ति। इसके इस क्षेत्र में अभिवृत्ति, ठीक है, रुचि, प्रशंसा आदि का जो संबंध होता है उसके उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है। अध्यापकस्य कर्तव्यम इदं यत्, अध्यापकों का यह कर्तव्य होता है कि भावात्मक उद्देशानाम छात्राणाम भावात्मक पक्षस्य रुचिनाम संवेगानाम मनोवृत्तीनाम अस्थायी भावनाश्च अधिकाधिकम विकासम कुरित। अर्थात अध्यापकों का यह कर्तव्य है कि जब भावात्मक उद्देश्य छात्रों में बताए जाए तो छात्रों का जो भावात्मक पक्ष है, रुचि है, संवेग है, मनोवृत्ति है, ये सब जो अस्थायी भाव होते हैं बच्चों के मन में, उसका अधिक से अधिक विकास करें। ठीक है, और इसके भी निम्नलिखित 3 वर्ग माने गए हैं। इसके भी निम्नलिखित कितने वर्ग माने गए हैं? इसके भी लगभग वर्ग जो माने गए हैं वो यहाँ पे है। एतत् निम्नलिखित वर्गः सन्ति, इसके अर्थात भावात्मक पक्ष के जो निम्नलिखित वर्ग हैं वो ये है। पहला है ग्रहणम, अर्थात ग्रहणम करने से संबंध छात्राणाम संवेदनशीलताया भवति। कुछ ग्रहण करने के लिए छात्रों को संवेदनशील होना पड़ता है, कुछ जानने के लिए घमंड की नहीं भाव की आवश्यकता होती है। अगर कुछ सीखना है तो वहां पे घमंड को छोड़कर भाव को
प्रधानता दी जाती है। अनुक्रिया बोलता है अस्या अंतर्गत छात्र प्रेरित सन नवीन ज्ञान सक्रिय रूपेण करते। अनुक्रिया में इसके अंतर्गत क्या होता है, छात्र प्रेरित ज्ञान के साथ साथ नवीन ज्ञान को भी ग्रहण करते हैं। तीसरा है संतोष। संतोष उचित भावेन सह भाषणस्य क्षमता विचारणाम क्रमबद्धताया। उचित भाव के साथ भाषण की क्षमता और विचारों का क्रमबद्ध करना। अनुमूलनम अनुमूलनेन छात्रान परिस्थिति परिवर्तनेन संति स्वव्यवहारस्य अस्थिर भावस्य प्रदर्शनम करोति। इसके अंतर्गत छात्र परिस्थिति के अनुसार स्वव्यवहार में अस्थिर भाव का प्रदर्शन करते हैं। पांचवा है चिंतनम अस्य शिक्षकस्य मूल्यस्य महत्वमधिकम वर्तते। चिंतन में क्या होता है, अस्य शिक्षकस्य मूल्यस्य महत्वम दर्शनाय छात्रेभ्यः उचित निर्देशन पश्यति। इसमें छात्र क्या करते हैं, मूल्य के महत्व को जानकर छात्रों को एक नई दिशा या उचित दिशा का ज्ञान देते हैं। और छठा है व्यवस्था। छठा क्या है, छठा है व्यवस्था। बोलता है प्राप्त मूल्यानाम व्यवस्थाम चक्रमेन कुर्वन्तः। उन जो प्राप्त मूल्य बच्चे ने प्राप्त किया है उसको एक क्रमबद्ध एक सिस्टेमेटिक ढंग से बच्चे को समझाना। ठीक है। और एक है साइकोमोटर अर्थात मनोज्ञात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष देख लिए थे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और यह है मनोज्ञात्मक पक्ष। बोलता है अयम गाम्य क्रियासु शारीरिक क्रियासु अधिकम बल देते। इस क्रिया में शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है। इसे मानसिक पक्ष और भाव पक्ष की अपेक्षा शारीरिक बल अर्थात करके सीखने पर बल दिया जाता है। अस्यः षड वर्गानाम संति। इसके 6 वर्ग होते हैं। कौन, पहला है उद्दीपन, दूसरा है कार्य कारणम, तीसरा है नियंत्रणम, चौथा है समायोजनम, पांचवा है अस्थाई भावकरणम, और छठा है स्वभाव। छठा कौन सा है, स्वभाव है। ये इसके अंतर्गत बताए गए हैं। ठीक है। यहां से कोई प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, इन सबों से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जहां से प्रश्न आएगा वहां आपको हम विस्तार से समझाएंगे। इसको सिर्फ समझते चलिए, भविष्य में काम आएगा, अर्थात परीक्षा के समय ये काम आएगा और क्वेश्चन बनाने में फिर ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। संस्कृत शिक्षण से विधिया। संस्कृत शिक्षण के 3 विधि होते हैं। देखिए ये सभी चीजें हिंदी में नहीं बताई गई होगी, ये सिर्फ संस्कृत पर लागू होता है क्योंकि ये आदि भाषा है, भाषाओं की जननी है, भाषाएं यहीं से निकली है। ठीक है। तो संस्कृत शिक्षण के जो विधि होते हैं वो 3 विधि है। पहला है प्राचीन विधि। प्राचीन विधि का मतलब है सबसे पुरानी विधि। जब पाठशाला थे, जब गुरुकुल पद्धति थी, वहां पर जिन विधियों का प्रयोग होता था वो प्राचीन विधि कहलाती थी। दूसरी विधि है नवीन विधि। नवीन विधि जब जैसे ऐसे समझिए, देखिए रामायण और महाभारत आप लोग जरूर देखे होंगे। रामायण पहले हुआ था, महाभारत बाद में, क्योंकि त्रेता में राम हुए और द्वापर में कृष्ण हुए थे। तो त्रेता में क्या कॉन्सेप्ट था कि आप चाहे आप एक राजा के बच्चे हों या एक भिखारी के बच्चे हों, ठीक है, आप एक गरीब ब्राह्मण हो या एक राज परिवार से आते हो, आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाना पड़ता था। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, गुरुकुल। रामचरितमानस में है ना कि गुरु गृह गए पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह अर्थात गुरु के घर पढ़ने गए थे। कौन, राम अपने 4 भाइयों के साथ, और कम समय में ही सभी विद्याओं को प्राप्त कर लिए थे। चलिए ये बात अलग है कि कम समय में प्राप्त किए या अलग प्राप्त किए। उसके बाद आता है द्वापर। ठीक है। द्वापर में क्या हुआ था, कृष्ण भी और सुदामा भी एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। कृष्ण उस समय भी नंद के पुत्र थे, अर्थात एक परगने के मुखिया के बेटे थे। और सुदामा क्या था, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा था। दोनों साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। संदीपनी मुनि के आश्रम में दोनों पढ़ा करते थे और राम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहते थे। लेकिन कालांतर में जब महाभारत हुआ, अर्थात कुरु वंश की कथा आती है महाभारत में, तो कुरु वंश में तो कौरव और पांडव दोनों आते हैं। तो कुरु वंश में कौरव और पांडव शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के घर अर्थात द्रोणाचार्य के आश्रम नहीं गए थे, गुरु को ही राजभवन में रख लिया गया था, जिसका परिणाम क्या हुआ आप देखे ही है। ठीक है। तो गुरु जब तक स्वतंत्र है, जब तक विद्या स्वतंत्र रूप से मिल रही है बिना भेदभाव का, तब तक विद्या क्या होती है,
एक परोपकारिणी कार्य करती है, एक गंगा के समान सबों का उद्धार करती है। लेकिन अगर विद्या के ऊपर किसी का नियंत्रण हो जाए, किसी का कब्जा हो जाए, तो वो विनाश भी करने में पीछे नहीं हटती है। जो महाभारत से आपको शिक्षा मिलती भी है कि कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में पढ़ने गए थे और धृतराष्ट्र जब राजा बना, हालांकि धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, पांडु के निधन के पश्चात भीष्म पितामह इनको कार्यकारी राजा बना दिया था, इनका राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या था, गुरु को बंधक बना लिया और गुरु को आदेश था कि किसी भी व्यक्ति को हमारे राजपुत्रों के परिवार को छोड़कर अर्थात कौरव पांडव को छोड़कर किसी अन्य को आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं। नहीं मिलती थी शिक्षा। दानवीर कर्ण का भाई एक था सून, जो जिसने वेद पाठ कर दिया था, तो उसके मुख में उबला हुआ स्वर्ण अर्थात खौलता हुआ स्वर्ण जो होता है, सोना को पिघलाकर मुंह में डाल दिया गया था जीवित। अगर महाभारत को पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये सब चीजें। ऐसा क्यों हुआ था? इसलिए कि वहां विद्या पर भी राजा अपना मुट्ठी कस लिया था। विद्या स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, विद्या देने वाले को भी ये सब का उस पर अंकुश नहीं होना चाहिए। अगर अंकुश होगा तो वो विनाश का ही दरवाजा खोलता है, जैसा महाभारत में हुआ। तो नवीन विधि क्या थी? नवीन विधि थी कि जो प्राचीन विधि अर्थात गुरुकुल परंपरा जो समाप्त हो गई थी, ठीक है, गुरु आश्रम समाप्त हो गया था, गुरुकुल प्रथा जो समाप्त हो गई, तो उस समय जो विद्या विधि प्रयोग की जाती थी वो नवीन विधि थी। और वर्तमान समय में अर्थात नवीन तमोपागम, देखिए ये शब्द कैसे बना है, ये बना है नवीन धन तम धन उपागम, ये ऐसे बना है। नवीनतम अर्थात अत्य आधुनिक, उपागम का मतलब होता है तरीका, अत्य आधुनिक तरीका अर्थात वर्तमान समय में पढ़ने के जो अत्याधुनिक तरीके होते हैं उसको नवीनतम उपागम कहा जाता है। समझ गए होंगे अच्छे से आप लोग कि नवीनतम उपागम क्या होती है। चलिए अब देखिए प्राचीन विधि। अब थोड़ा सा और आप नीचे आइए, देखिए इन सब विधियों में हम समझा देते हैं, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। ऐसे ये नोट्स आप लोग को मिल ही जाएगा, तो वहां आप लोग देख सकते हैं। ऐसे यह समझ लीजिए प्राचीन विधि। प्राचीन विधि के अंतर्गत दो विधियां थी, एक थी पाठशाला विधि, एक थी व्याकरण अनुवाद विधि। पाठशाला विधि क्या होती थी? पाठशाला विधि में, पाठशाला विधि को गुरुकुल पद्धति भी कहा जाता था, इसको पाठशाला विधि भी कहा जाता था, इसको पांडित्य विधि भी कहा जाता था। इसमें बच्चे गुरुकुल में रहकर विद्या सीखते थे, ठीक है। इस विधि में क्या थी? प्राचीन काल में लिखने की परंपरा नहीं थी, ज्ञान श्रुति पर आधारित था, ज्ञान श्रुति और स्मृति पर आधारित था। गुरुजी ने बता दिया, बच्चे रट्टा मार के उसको याद कर लिए, ठीक है। अर्थात सुनकर याद करना श्रुति कहलाती है और उसको अपने मस्तिष्क में स्थान देना स्मृति कहलाती है। तो प्राचीन काल में विद्या क्या थी? श्रुति और स्मृति पर आधारित थी। लिखने का कौशल नहीं था उस समय, लेखन कला नहीं होती थी, लिखने के वो साधन नहीं थे। तो गुरुजी ने जो बता दिया बच्चे उसको कंठस्थ कर लिए, तोता पाठ की तरह रटंत पद्धति का प्रयोग करके उसको कंठस्थ कर लिए और उसी में वो रट्टा मार रहे हैं। तो इस प्रकार की विद्या उसमें प्रचलन में थी। लिखने की कौशल तब आई। तो इस पाठशाला विधि से होता क्या था? बच्चे में किस किस कौशल का विकास हुआ? इससे बच्चे में दो ही कौशल का विकास होता था, एक श्रवण कौशल का विकास हुआ और एक वाचन कौशल का विकास हुआ। ना पढ़ने का कोई साधन था और न लिखने का कोई साधन था, तो पठन और लेखन कौशल का विकास नहीं होता था। व्याकरण अनुवाद विधि जो नवीन प्राचीन विधि की दूसरी विधि थी, इसमें क्या होता था? तो व्याकरण अनुवाद विधि में महत्वपूर्ण है, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। व्याकरण अनुवाद विधि में एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद किया जाता था, ठीक है। ये लॉर्ड मैकार्ले के समय आई थी, 1835 ईस्वी के आसपास ये विधि का प्रयोग हुआ था। इसमें होता क्या था कि बच्चे एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते थे। इसमें व्याकरण अनुवाद विधि में पहली भाषा जो थी वो संस्कृत थी और इसकी जो दूसरी भाषा थी वो अंग्रेजी थी। दूसरी भाषा क्या थी? अंग्रेजी। इसमें हिंदी का प्रयोग नहीं होता था। संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद होता था और अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद होता था। व्याकरण अनुवाद विधि में हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता था। इस बात को थोड़ा स्मरण रखें कि व्याकरण अनुवाद विधि में हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होता था। इसमें पहली भाषा संस्कृत और दूसरी भाषा अंग्रेजी थी, ठीक है।
अब देखिए पाठशाला विधि के अंतर्गत ये सब विधियां भी थी। ये दोनों विधि तो समझ गए कि व्याकरण अनुवाद विधि और पाठशाला विधि क्या थी। अब पाठशाला विधि के अंतर्गत ये सभी विधियां जो दिख रही है आपको बोर्ड पर, ये सभी विधियां, ये 7 विधियां थी पाठशाला विधि के अंतर्गत, ये 7। पहली थी मौखिक शिक्षण विधि। मौखिक शिक्षण विधि का मतलब वो होता ऐसी शिक्षण विधि जिसमें बच्चे किसी भी चीज को कंठस्थ कर लेते थे। इसमें लिखने की उनके पास साधन नहीं था और ना वो उनको लिखने की आवश्यकता थी। गुरुजी ने जो बोला उसको सुनकर उसको रटकर याद कर लिया। कालांतर में वही चीजें उसने अपने शिष्यों को पढ़ाया। जैसे हमारे गुरुजी ने हमको जो सिखाया मैंने उसको रट लिया। इसमें एक चीज गड़बड़ होता था, क्या? हमारे गुरुजी ने जो हमको पढ़ाया मैंने रटकर याद कर लिया, और जब समय आया तो मैंने अपने शिष्यों को जो पढ़ाया, जो मुझे याद है वो पढ़ाया। इसकी क्या गारंटी है कि मेरे जो गुरुजी ने जो मुझे पढ़ाया वो A to Z सब याद ही होगा? हो सकता है कुछ बिंदु हम भूल सकते हैं। यही कारण है कि विभिन्न प्रकाशन के पुस्तकों को, जो प्राचीन पुस्तकें हैं उनको लीजिए तो किसी में कुछ मिलती है, किसी में कुछ मिलती है। कारण क्या था? कारण ये हुआ था कि एक ही चीज पर अनेक पुस्तकें लिखी गई और अनेक विद्वानों के द्वारा लिखी गई, तो अनेक विद्वानों के स्मृति में जो रही वो लिखे। कुछ बातें इसने लिखी तो इसने छोड़ दी, कुछ बातें इसे याद रही उसे याद रही तो उसने छोड़ दी। ये जो गड़बड़ झाला वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी का कारण था मौखिक शिक्षण विधि में। इसमें क्या होता था कि बच्चे सुनकर याद करते थे और अन्य बच्चे को पढ़ाते थे। एक बच्चा पहले बोलता था, इसके पीछे अन्य बच्चे बोलते थे। पारायण विधि क्या होता है? पारायण विधि का मतलब होता है किसी को स्वसर पाठ करना, किसी भी चैप्टर का स्वसर पाठ करना, लगातार उसका वाचन करना। स्वसर वाचन अर्थात बोलकर वाचन करना जो होता है वो पारायण विधि कहलाता है। और जो वाचन कर रहा है अर्थात वाचन करने वाला पारायणक कहलाता था। वाद विवाद विधि तो समझ में आ रही है, एक बिंदु है उस पर वाद विवाद डिबेट चल रही है। प्रश्नोत्तरी विधि, एक बच्चा पूछ रहा है दूसरा इसका उत्तर दे रहा है। इन सभी विधियों में देखिए तो सिर्फ श्रवण कौशल और वाचन कौशल का विकास हो रहा है, किसी में लेखन कौशल का विकास नहीं हो रहा है, किसी में पठन कौशल का विकास नहीं हो रहा है। सूत्र विधि, कठिन वस्तुओं को स्पष्ट करने के लिए सूत्र विधि का प्रयोग होता था। सूत्र विधि का जो प्रयोग प्राचीन काल में होता था वो दर्शन शास्त्र की शिक्षा देने के लिए किया जाता था। कठिन विषयों को कम शब्दों में या आसान बनाने के लिए सूत्र विधि का प्रयोग होता था। कथा कथन विधि, कथा के माध्यम से किसी भी बात का स्पष्टीकरण कथा कथन विधि कहलाता था। किसी कठिन विषय को समझाने के लिए कथा कथन विधि का प्रयोग होता था। और एक थी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि अर्थात लेक्चर मेथड। इसमें क्या होता था कि किसी बिंदु पर जो कठिन बिंदु है शिक्षक उस पर आए और उस पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर दिए ताकि बच्चे आसानी से उस चीजों को सुनकर समझ सके, वो व्याख्या विधि कहलाती थी। और ये सभी पाठशाला विधि की प्रविधियां थी, अर्थात पाठशाला विधि के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण विधियां थी। ठीक है, इसमें और कुछ समझने लायक नहीं है, ऐसे इसमें हम लिख दिए हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। देखिए व्याख्या विधि आप लोग को हम व्याकरण अनुवाद विधि बता दिए थे ना। यहाँ क्या दिया है इसमें देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि में बोल रहा 1835 वर्ष में लॉर्ड मैकार्ले महोदयन प्रदत्त शिक्षा पद्धत्याम अनंतरम विकासो भूता। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकार्ले महोदय ने जो प्रदत्त शिक्षा पद्धति अर्थात जो शिक्षा पद्धति दिया उसके बाद इस पद्धति का विकास हुआ था। ठीक है, अस्या विधि पश्चात शिक्षा पद्धति स्पष्ट प्रभाव दृश्यते। इस विधि पर अर्थात व्याकरण अनुवाद विधि पर पश्चात शिक्षा पद्धति अर्थात पश्चिमी शिक्षा पद्धति का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। अस्या विधि, यह विधि स्थूलम सूक्ष्म प्रति, यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरलता कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर, ज्ञानात ज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतानाम अनुसृत करोति। यह विधि इसके अनुसार कार्य करती है। कंठस्थीकरण अपेक्षा बोध शक्ति बलम दद्यात्, कंठस्थीकरण की अपेक्षा या बौद्ध शक्ति पर अधिक बल देती है। ये इसका कहने का मतलब हुआ। अस्या 4 सोपानानि, इसके 4 सोपान हैं। किसके? भंडारकर विधि। देखिए व्याकरण अनुवाद विधि का भंडारकर विधि नाम क्यों पड़ा? राम गोपाल कृष्ण भंडारकर ने इस विधि को दिया था, इसलिए इसका नाम भंडारकर विधि पड़ गया था। ठीक है,
इसके 4 सोपान है। क्या क्या? व्याकरण पाठ, अनुवाद। अनुवाद किसमें? प्रथम से द्वितीय भाषा में और द्वितीय से प्रथम भाषा में। शब्दकोशस्य ज्ञानम, शब्दकोशस्य ज्ञानम का मतलब होता है डिक्शनरी का ज्ञान होना। कुछ नहीं है सब चीजों में। आप लोग डरते हैं सिर्फ संस्कृत के नाम से। बोलता है अयम विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतानां अनुसरणम करोति, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करती है। व्याकरण अनुवादेन च संस्कृत भाषा अध्यापनम, व्याकरण अनुवाद और संस्कृत भाषा का अध्यापन करती है। अयम विधि भाषणम च श्रवणम कौशलम ज्ञानम न वर्धत, इस विधि में भाषण और श्रवण अर्थात बोलने और सुनने अर्थात वाचन कौशल और श्रवण कौशल का ज्ञान नहीं होता है। क्यों? क्यों का मतलब ये हुआ कि इसमें करना क्या है बाबू? इसमें करना है सिर्फ अनुवाद अर्थात ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करना है। किसमें? तो संस्कृत से अंग्रेजी में करना है। संस्कृत हो गई प्रथम भाषा और अंग्रेजी हो गई दूसरी भाषा। अनुवाद करने के लिए पढ़ने अर्थात बोलने और सुनने की क्या आवश्यकता है? देखने और लिखने की आवश्यकता है ना। तो इसमें वाचन कौशल और श्रवण कौशल का ज्ञान नहीं होता है। किसमें? व्याकरण अनुवाद विधि में। स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद है अब नवीन विधि। नवीन विधि को अब लोग देखते हैं। नवीन विधि क्या है? नवीन विधि बोला कि लॉर्ड मैकार्ले महोदय शिक्षा पद्धत्याम परम संस्कृत शिक्षण स्वीकृते अद्याविधि प्रपूज्यमान विधिम अर्वाचीन विधि नवीन विधि कथ्यन्ते ते विधियः निम्नलिखिताः सन्ति। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ लॉर्ड मैकार्ले महोदय जो थे उनके शिक्षण विधि के परम मतलब बाद संस्कृत शिक्षण में जो अद्याविधि, अद्याविधि का मतलब होता है ऐसी विधि जिसका प्रयोग किया जा रहा हो, का परपूज्यमाना, परपूज्यमाना का मतलब होता है प्रयोग में लाई जाती है, वो अर्वाचीन विधि अर्थात अर्वाचीन का मतलब उस समय की जो वर्तमान विधि थी वही नवीन विधि कहलाती है। और ये विधि निम्नलिखित संति, ये विधि निम्नलिखित है। कौन? पहला है पाठ्यपुस्तक विधि। पाठ्यपुस्तक विधि क्या कहलाती है? बोलता है अधनस्तेषु दीनेषु भाषानाम वैज्ञानिक विज्ञानस्य अध्यापनस्य पाठ्यपुस्तकस्य, ठीक है, पद्धति रीते विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च। आजकल के दिनों में भाषा में वैज्ञानिक या विज्ञान के अध्ययन अध्यापन में पाठ्यपुस्तक विधि विद्यालय और महाविद्यालयों की एक श्रेष्ठ विधि है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं, जो भी हमारे स्कूल में हमारे कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, वो एक सिलेबस पर आधारित होती है और उस सिलेबस के आधार पर एक पाठ्यपुस्तक होती है जिसके आधार पर हमको ज्ञान दिया जाता है। कक्षा अध्यापन से विविध साधनेषु प्रमुख साधनम मस्ति पाठ्यपुस्तकम। कक्षा अध्यापन के विविध साधनों में पाठ्यपुस्तक क्या है? एक प्रमुख साधनम है, साधन है। कक्षा अध्यापन के प्रमुख साधनों में पाठ्यपुस्तक क्या है? एक महत्वपूर्ण साधन है। ऐसा पद्धति अध्यापकानाम छात्राणाश्च अत्यंत सौविध्यदायिनी अस्ति। यह पद्धति शिक्षकों और छात्रों के लिए सौविध्यदायिनी है अर्थात सुविधा कारक है, जो छात्रों के लिए भी सरल होती है और शिक्षकों के लिए भी सरल होती है। आगे क्या बोला? आगे बोला कथा उपदेश संयुक्ता रुचि ज्ञान वर्धितम पाठ्य ग्रंथम इति ज्ञ कल्पना शक्ति पोषका। यह कथा उपदेश संयुक्त, कथा को संयुक्त रूप से रुचि की ज्ञान में वृद्धि करती है और पाठ्य ग्रंथ और कल्पना शक्ति का भी पोषक करती है। कौन? पाठ्य पुस्तक करती है। छात्राणाम मानसिक अस्त्रानुकूल बौद्धिक अस्त्रानुकूल सुनिश्चित समय सारण्याम अंसा पाठ्य पुस्तकेषु भवन्ति। छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार, उसकी बौद्धिक स्तर के अनुसार और एक सुनिश्चित समय के लिए, सुनिश्चित समय को ध्यान में रखकर उठ के पाठ्य पुस्तक को बनाया जाता है। अब पाठ्य पुस्तक तो ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस जो है वो साल भर में पूरा ना हो। एक साल में अगर परीक्षा होती है तो आपके पाठ्य पुस्तक इस रूप में है प्रत्येक बच्चे का,
जो बच्चा 3rd स्टैंडर्ड का है उसकी पाठ्य पुस्तक उसके मस्तिष्क के अनुसार, उसके मानसिक क्षमता, उसके बौद्धिक क्षमता के अनुसार होती है। जो बच्चा 6th स्टैंडर्ड में है, 7th स्टैंडर्ड में है, उसका पाठ्य पुस्तक उस स्टैंडर्ड के अनुसार, उसके मस्तिष्क के अनुसार होती है। तो वही बात बोल रहा है। अध्यापक अनेन पाठ्यपुस्तकेन छात्रेषु ज्ञानम उत्पादयति, शिक्षक जो है उन पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान का उत्पादन करते हैं। संचिति संपाद्यति पथ प्रदर्शन से करोति, और ज्ञान का संपादन करते हैं और बच्चे का पथ प्रदर्शन करते हैं। शिक्षक का मुख्य कार्य ही होता है पथ प्रदर्शन करने का। शिक्षक वही है जो पथ प्रदर्शक करता है, और रट्टा माराने का या चोरी कराने का कार्य, नोट्स बनवाने का काम शिक्षक का नहीं होता है। पाठ्य पुस्तकम अध्यापक से मार्गदर्शनम छात्रेषु सहानुभूति संपादति, पाठ्य पुस्तक बच्चों और शिक्षकों का मार्गदर्शन करता है और छात्रों में रसानुभूति का संपादन करता है। रसानुभूति का मतलब होता है आनंद की, सुख की अनुभूति कराना रसानुभूति कहलाती है। अस्मिन् विधिया शिक्षण सूत्र अनुसरणम पूर्व रूपेण क्रियते, यह विधि शिक्षण सूत्र का पूर्व रूपेण अनुसरण करती है। अतः अयम विधि मनोवैज्ञानिक अस्ति, मतलब पाठ्यपुस्तक विधि जो है शिक्षण सूत्र का अनुसरण करती है, इसीलिए कैसी विधि हो गई, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। पाठ्यपुस्तक पद्धति के उद्देश्य, अब इसके क्या उद्देश्य होते हैं? उद्देश्य यही होगा कि ये बच्चों के लिए आसान होता है, ये होता है, वो होता है। देखिए, शिक्षक सौलभ्य संपादनम, शिक्षण को क्या करती है, सुलभ कर देती है। विश्रांति समय अपनी पाठ्यपुस्तकाधारण छात्र विषयानाम स्मरणम, विश्रांति के समय अर्थात छुट्टी के समय, अवकाश काल में पाठ्यपुस्तक के आधार पर विषयों को स्मरण करते हैं बच्चे। छात्रेषु, ये छात्रेषु नहीं होगा, छात्रेषु होगा। क्या होगा? छात्रेषु। छात्रेषु जिज्ञासा ज्ञानम विकासो भूता ते सक्रिया भवन्ति, छात्रों में जो जिज्ञासा शक्ति होती है, जिज्ञासा को विकास करती है और बच्चों को सक्रिय करती है। अन्य पद्धतियां छात्राणाम उच्चारणम सौष्ठव वाचन कौशल से संपाद्यते, ठीक है। यह पद्धति छात्रों में उच्चारण सौष्ठव, उच्चारण सौष्ठव का मतलब होता है किस वर्ण का उच्चारण कैसे करना है, वाचन कौशल का संपादन करती है। शीघ्र वाचनस्य अर्थ ग्रहणस्य च अभ्यासो भवति, और जिससे बच्चे क्या करते हैं, शीघ्र वाचन करना सीख जाते हैं। अर्थ ग्रहण मतलब किसी शब्द का अर्थ ग्रहण करना, किसी शब्द को समझना, और अभ्यास करते हैं। बालकानाम भौतिक सामाजिक वातावरणम विषयम समग्रया गणनम, और बालकों का भौतिक सामाजिक वातावरण से भी वो पुस्तकें क्या होती है, पाठ्य पुस्तकें संबंधित होती है, जिस कारण से बच्चे विषय को समग्र रूप से समझ जाते हैं। शब्दावलीनाम ग्रहणम पुनम स्मरणम च सुकरम भवति, सुकरम मतलब होता है आसान। क्या होता है? सुकर का मतलब आसान। शब्दावली को ग्रहण करने से जिसमें बच्चे को क्या होती है, सुकरम आसान होती है, और उसे बच्चे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो ये पहली विधि कौन सी थी? पाठ्य पुस्तक विधि। इसके बाद दूसरी विधि होती है डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधि, तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे तो डायरेक्ट मेथड क्या है उसको देख लेंगे। इसको पढ़े, जो शब्द कठिन लगता है वो मुझसे पूछ लें।